ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 20-22 दिन 25 दिन से बहुत कुछ तनातनी चली, युद्ध भी हुआ, जवाब भी दिया गया, अब शांति भी है। इस बीच दुनिया में क्या हुआ, सवाल ये भी तो है कि दुनिया में क्या कुछ चला। दुनिया तो रुकी नहीं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे दर्शक जो हैं वो रखते हैं, ईरान पर नज़र रखते हैं, इजराइल पर नज़र रखते हैं, हमास पर नज़र रखते हैं, गाज़ा की खबर रखते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु बातचीत जो चल रही थी उसका क्या हुआ, इन सारी खबरों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि बीते दिनों दुनिया में हुआ क्या, क्या डेवलपमेंट हुआ है। शुरुआत करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु डील को लेकर जो बातचीत चल रही थी उसको लेकर। अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकुर जी। पुनीत, सबसे पहले तो ये अपडेट है कि जो चौथे दौर की बातचीत है वो हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो समझौता होने की उम्मीद थी वो नहीं हुई है, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि जीरो यूरेनियम इनरिचमेंट है। इसका मतलब है, मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूँगा, अमेरिका ईरान से कह रहा है कि यूरेनियम बिल्कुल नहीं बनाना। अब यूरेनियम नहीं बनेगा तो उसका मतलब परमाणु बम नहीं बनेगा। तो अमेरिका साफ तौर पे ईरान से कह रहा है कि आप बिल्कुल इस कार्यक्रम को बंद करें, और बिल्कुल ही बंद करना होगा। जबकि ईरान का कहना है कि हम अपना कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये मामला लगभग 4 दौर की बातचीत के बाद भी, जो दोहा में हुई चौथे दौर की, उसके बाद भी ये मामला पेच फंसा हुआ है। मतलब वो पहले जहां से शुरू किया था वहीं पर अटके हुए हैं? लगभग वहीं फंसा है। और कुछ लोग कहना चाहेंगे कि अरे नहीं, कुछ समझौता हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना है कि जब 4 दौर की बातचीत के बाद भी कोई समझौता नहीं हो रहा है तो ये मामला और फंस रहा है। सेंट्रीफ्यूज की बात थी कि सेंट्रीफ्यूज निकाल के और सेंट्रीफ्यूज को नष्ट कर दिया जाए, ऐसी खबरें थी। अब यही सारी चीज़ें हैं। अमेरिका ने तो कई सारी डिमांड रखी थी। उन्होंने कहा था सेंट्रीफ्यूज आप नष्ट कर दीजिए। यूरेनियम का जो पहले 3% 2% की बात थी कि आप यूरेनियम केवल 2 या 3% बनाएंगे, और वो 2-3% से अमेरिका जीरो पे अड़ा है। अब अमेरिका तो जीरो कह रहा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये मामला तो बिल्कुल फंसा हुआ है। अभी कुछ कैसे कोई डेवलपमेंट नहीं है। ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा कि ये मामला कहीं ना कहीं सुलझेगा। उधर हुतीज जो हैं उनके ऊपर अटैक अमेरिका कर रहा था, फिर वहाँ से अमेरिका ने उनसे डील वील कर ली, कुछ बातचीत कर ली कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं, अब आप हमारे शिप्स को वहाँ से जाने देना। तो इतने दिन तक खूब बमबारी, खूब पैसा खर्चा कर, ड्रोन खूब महंगे महंगे अरे ड्रोन गिरा दिए आज ही बैलिस्टिक मिसाइल मारी है आज हुतियों ने। हाँ, हुतियों ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी, हालांकि उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया। तो हुतीस कहाँ रुक रहे हैं? हुतीस को तो आपने इतने बम डाले वहाँ पे, और बाद में आपने कह दिया डील हो गई अचानक से, और वो तो अभी भी अटैक कर रहे हैं। आप पे नहीं कर रहे तो इसराइल पे कर रहे हैं। इसराइल ये तो जा रहे हैं यहाँ से, अमेरिका जा रहा है यहाँ से। कहाँ से? ये लाल सागर में जो तैनाती थी वहाँ से वो ठीक है, उन्होंने कुछ दिन के लिए बोला है कि हमारा ओवर हो गया हुतीस के साथ, पर थक गए या क्या मुझे हुआ? थक गए। मुझे नहीं लगता कि वो इतना उन्होंने नुकसान किया, इतने बम डाले, लेकिन उसके बाद भी हुतीस ने अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज कर दी। उन्होंने अमेरिका के साथ कन्फ्रंटेशन लेने के बाद इसराइल के साथ अपना कन्फ्रंटेशन बढ़ा लिया। अच्छा, वो एक चीज़ और है, वो डिएगो गार्सिया में वो B-2 बॉम्बर्स जो हैं स्टेल्थ वाले, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अमेरिका ताकत दिखाता है कि वो हमारे पास है, वो चाहता तो, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है, ये खबर है, हुतीस ने बहुत नुकसान कर दिया अमेरिका का। अमेरिका का जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि उनके कई सारे ड्रोन मार गिराए जो $500 बिलियन के थे, प्लस जो ये पूरी तैनाती हुई इसमें काफ़ी पैसा खर्च हो गया। ये जो बम डाले गए, B-2 बॉम्बर तैनात किए गए, F-16 और F-35 तैनात किए गए, पूरा इसमें जो हुतियों को कंट्रोल करने के लिए युद्धपोत उतार दिए गए, इसमें काफ़ी $1 बिलियन खर्च हो गए। निकला क्या? निकला ये कि आपने केवल उनके पोर्ट पे बम डाले, वहाँ हुआ कुछ नहीं उससे। 2-4 लोग मर गए होंगे, 5-10 मर गए होंगे, हुआ क्या? और ईरान और माफ़ कीजिएगा, इजराइल और हुतीस के बीच में क्या खबर है? वो तो चल ही रहा है। आज भी एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर की गई बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, वो बाद में बीच में इंटरसेप्ट कर ली इसराइल ने। तो इसराइल के लिए थ्रेट तो अभी भी है। आपने इतना पैसा फूंक दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो उधर उसका हिसाब किताब उधर गाजा में चुकता किया जा रहा है। हाँ, गाजा में ये है अपडेट के एक नए फिर से अभियान शुरू कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने, और गाजा के एक हॉस्पिटल के पास आज ही एक बमबारी हुई है जिसमें कुछ लोग मारे गए हैं। हालांकि ये अंदाज़ा भी जताया जा रहा था कि शायद कुछ हॉस्टेज वहाँ पे हों,
और जो वहाँ का मिलिट्री चीफ है हमास का मोहम्मद सिनवर, वो मारा गया है। अब उसकी पुष्टि होनी हालांकि अभी बाकी है, तो लेट्स सी। तो कुल मिला के गाज़ा में फिर से इजराइल ने अभियान शुरू किया है, लेकिन होस्टेज का कुछ पता नहीं है। नहीं, बातचीत करवाई अमेरिका ने, कुछ ऐसी खबर है कि अमेरिका से बातचीत हुई है तो होस्टेज जिंदा हैं, ये खबर कुछ कंफर्मेशन आया है कि शायद होस्टेज जिंदा हैं, पर ऐसा अभी कोई मतलब होस्टेज वीडियो नया या ऐसे कुछ जानकारी कुछ आई है। हाँ, लेकिन कुछ रिलीज कोई नहीं हुआ है अभी भी। मतलब आपने गाज़ा में एक सेकेंड वेव शुरू कर दी, मोहम्मद सिनवर का भी आपने अनाउंस कर दिया कि हमने शायद उसे मार दिया है, बट देयर इज नो अपडेट ऑन द होस्टेज फ्रंट, क्योंकि होस्टेज को लेके अभी वो खबर नहीं आई कि भैया होस्टेज हमने रेस्क्यू कर लिए। तो गाज़ा में हालात क्या है वहाँ पर, क्योंकि इन्होंने रसद वगैरह सब रोक दी थी, 3 महीने होने हैं अब तो, मेरे ख्याल से 2-3 महीने होने अभी कल, हाँ, तो वहाँ पे तो भूखमरी है, ये बात तो सच है। जो आम लोग हैं वहाँ, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए तो खाने पीने की दिक्कत दुनिया है। में बात तो नहीं हो रही इस पर? कोई बात नहीं कर रहा, ये मुनाफिकत है। मैं तो कहूँगा अपने दर्शकों से भी, आज क्यों कोई नहीं बात कर रहा उन बच्चों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो वो थोड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भारत पाकिस्तान की जो लड़ाई होती है उसमें पूरी दुनिया का अचानक से इंटरेस्ट आ जाता है, जबकि हमारा अपना मामला था। पाकिस्तान को सपोर्ट करने तुर्की आ जाता है, अजरबैजान आ जाता है, लेकिन जो गाज़ा के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। ईरान क्या कर रहा है? ईरान तो वहाँ पर बहुत सपोर्ट करता है हमास को। कोई नहीं, ईरान के अपने मसले हैं, ईरान के तो खैर अलग मसले हैं, लेकिन मैं उन लोगों से बात करता हूँ, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई जिसमें इंडिया ने केवल टेररिस्टों पे अटैक किया, उसका बाकी किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं था कि कोई मजहब के खिलाफ लड़ाई थी। उसमें OIC ने बयान जारी कर दिया 57 में से कुछ 48 मुल्कों ने कुछ, हाँ, कि जी वो क्या नाम, कश्मीर को लेके, कश्मीर सबको याद आता है। गाज़ा में क्या हो रहा है? गाज़ा में जो आम लोग हैं उनकी बुरी हालत है, उसके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? अपने ही लोग हैं। नहीं, अपने हो ना हो, इंसानियत के अगर मुस्लिम का अगर ऐसा देखा जाए, मुस्लिम कंट्रीज तो उनके लिए तो पहले आवाज़ बुलंद करें। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ, ये तो मुनाफिकत है। क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे आप उनके लिए? जो गाज़ा के लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे छोटे महिलाएं हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। सऊदी, कोई आवाज़ नहीं। कतर, कुछ नहीं हुआ। अजरबैजान, कोई आवाज़ नहीं है। तुर्की तो सबसे बड़ा उम्मा बनता है। इंडिया कॉन्फ्लिक्ट में तुर्की का कोई मतलब नहीं था। आप बहुत दूर रहते हो, कश्मीर का आपसे कोई मतलब नहीं, कश्मीर में सब ठीक है, लेकिन जहाँ हो रहा है वहाँ कुछ, जहाँ हो रहा है वहाँ के लिए आप कुछ नहीं करेंगे। कश्मीर में 24 घंटे बिजली मिलती है। कश्मीर में पिछले 10 सालों में, 20 सालों में इतने लाख करोड़ का पैकेज गया, आप सड़कें जाके देख लो वहाँ कश्मीर में। 2 करोड़ टूरिस्ट जा रहे थे वहाँ हर साल, 2 करोड़ डोमेस्टिक। गाज़ा में कौन टूरिस्ट आ रहा है? गाज़ा में कौन सी सड़कें हैं? जहाँ के मुद्दे उठाने चाहिए वहाँ का कोई नहीं उठाएगा। कहाँ है OIC? OIC का एक बयान आता है, अमेरिका भी नहीं बोल रहा है। हाँ, बड़ी विश्व शांति, ये केवल डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं शांति करवाना चाहता हूँ, रूस यूक्रेन के बीच में शांति कराना चाहता हूँ। क्रेडिट लेने की कोशिश तो भारत पाकिस्तान के लिए भी वो कर रहे हैं कि मैंने करवा दिया। वो हर मामले में क्रेडिट वो बोलते हैं कि नहीं ईरान को मैं समझाऊंगा। ये जो शांति दूत की बात करते हैं, तो वो उस शांति दूत की नज़र गाज़ा में क्यों नहीं पड़ती है? मैं ये तो सवाल, बिल्कुल सही सवाल है आपका भाई। आपको कश्मीर दिखता है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1500 साल से बहुत बड़ा मुद्दा है। 1500 साल 2000 साल से मुद्दा है, इतने सालों से मुद्दा डेटा है, क्लियर नहीं है ना? ये भी नहीं पता कि कब से मुद्दा है या नहीं भी है, ठीक है। और कश्मीर में इतना तशद्दुद हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो आपके पास सर्व ज्ञानी हो गए, ऐसा लगे ब्रह्म ज्ञानी के वो रहा है। लेकिन गाज़ा में क्या हो रहा है? गाज़ा में इतने लोग, बच्चे मारे जा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा उनका, एक वक्त का नहीं मिल रहा, 2 वक्त का तो छोड़िए, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं, ठीक है। OIC चुप बैठा है। OIC सामने आए ना कि भैया नहीं, हम गाज़ा के बच्चों को बचाएंगे। कश्मीर नहीं, लेकिन प्लान तो रखा ना उन्होंने, कि प्लान रखा कि कर दो, दूसरी जगह शिफ्ट करवा देते हैं। दूसरा कुछ नहीं होने वाला। दूसरा एक वेव शुरू हो गई है। इजराइल ने कहा कि भैया हमारा अभियान शुरू हो रहा है।
अब वो शुरू हो गया। कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा इजराइल को, कोई नहीं रोकेगा। और कोई अपडेट इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट से कुछ? मिडिल ईस्ट से यही ये अपडेट एक है। तो सीरिया वाला हो ही गया। सीरिया वाला हो ही गया। सीरिया का जो ISIS के जो आतंकवादी थे, अलकायदा में भी रहे, उनका एक अच्छा 20 साल का सैन्य कैरियर है। पहले वो अलकायदा में रहे, फिर वो ISIS सैन्य में करियर आए। है ये। ये बिल्कुल मिलिट्री कैरियर है, जैसे फौज में होता है। फौज में जब आप 21 साल के होते हो तो आप फौज में भर्ती होते हो। तो जो जुलानी है, सीरिया के नए राष्ट्रपति, पहले वो अलकायदा में रहे, फिर ISIS अल शरा, अल जुलानी नहीं, अल शरा, अल नाम भी शरा, चेंज हो गया। नाम भी चेंज हो गया उनका। वो अल शरा हो गए। अल शरा पहले अलकायदा गए, फिर ISIS में गए, फिर अल नुसरा फ्रंट में गए, फिर अल शाम में गए। उसके बाद अचानक उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो सीरिया के राष्ट्रपति बन गए। वो डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ हाथ मिलाने के कहा वंडरफुल। सऊदी अरब की भूमिका इन दिनों बहुत चीज़ों में आ रही है। देखिए, सीरिया के मामले में डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने सबसे पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप वहाँ दौरा करने गए, उनका पहला दौरा है, तो वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ खबर तो ये भी थी कि पुतिन से भी मुलाकात होने वाली है। UAE हो सकता है कि वहाँ पर मुलाकात हो, UAE कतर जाने वाले, और डील भी कर रहा है सऊदी अरब जो है वो डील भी कर रहा है अमेरिका से। तो सीरिया की भूमिका अब इन दिनों में, बीते कुछ दिनों में सीरिया ने अपनी भूमिका को बड़ा किया है मिडिल ईस्ट में। सीरिया के सऊदी अरब, ये देखिए, सऊदी अरब ने अब जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से सऊदी अरब पहुंचे तो करीब $135 बिलियन की डील साइन की है सऊदी अरब ने और अमेरिका ने। 135 अरब डॉलर के हथियार, अमेरिकन हथियार मिलेंगे सऊदी अरब को। दुनिया की सबसे बड़ी डील है ये, डिफेंस डील माना जा रहा है। आप ये सोचिए कि इतना बड़ा पैसा अमेरिका जाएगा, अमेरिका से सऊदी अरब को हथियार मिलेंगे। ऑलरेडी अमेरिका का बेस वहाँ पे है, ऑलरेडी F-16 फाइटर जेट हैं सऊदी अरब के पास जो अमेरिकन मेड है, कतर के पास भी F-16 फाइटर जेट हैं। तो अब आप सोचिए कि सऊदी अरब को इतने हथियार खरीदने की ज़रूरत क्यों है? हाँ, वो खतरा किससे? सवाल ये है कि सऊदी अरब आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में एक पावर सेंटर बनना चाहता है। सऊदी अरब चाहता है, अगर हम देखें कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जो मिलिट्री पे खर्च कर रहा है इस समय, तो सऊदी अरब चाहता है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे पावरफुल बने। और वो इसलिए ऐसे बनेंगे कि ईरान से उनको थ्रेट है, आने वाला कंपटीटर टर्की है, तो चाहते हैं कि ईरान और टर्की से पावरफुल मैं रहूं, चाहे वो हुतीस हों, चाहे वो कतरी हों, सब सुने मेरी बात, और मैं पूरे मिडिल ईस्ट में राज करूं, मैं एक पावर असर्ट करूं, मेरे पास पैसा भी है तेल का। अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट जो भी हुआ था अभी, उसमें सऊदी अरब ने एक अहम भूमिका निभाई, एज ए असर्ट की, पावर असर्ट की, डिप्लोमेटिकली भी दिखाया दुनिया को दैट कि भाई सऊदी अरब में कुछ है। वो बयान भी जारी किया, बार बार बयान जारी हो। तो सऊदी अरब की महत्वाकांक्षाएं हैं, मतलब सबको बनना है कि हमारा भी अस्तित्व है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी पावर सेंटर हैं। सऊदी अरब भी अब अपने आप को एक पावर सेंटर बनाना चाहता है। ओमान भी यही कर रहा था कि हम मध्यस्थता, अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता कराएंगे। सऊदी अरब भी यही करने की कोशिश कर रहा है। तुर्की का तो अपना अलग राग चल ही रहा है। इस बीच इजराइल और गाज़ा में वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं ये हमने आपको बताया। बातचीत तो अमेरिका और ईरान के बीच में भी बात पटरी पर बैठ नहीं पा रही है। अमेरिका कभी धमकाता है, कभी फिर शांत बैठ जाता है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। इतने दिनों काफ़ी लंबा गैप हो गया था, दुनिया का ध्यान तो था इन खबरों पर, लेकिन ये चर्चा में नहीं आई, इसलिए अपडेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अपडेट जो है वो आपको मिल गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी चर्चा ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।